हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया और जापान डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हाल ही में यूनिकॉर्न मास्ट के को डेवलपमेंट को लेकर अनाउंसमेंट आई थी। तो ये बात हम आपको बता दें, खाली यूनिकॉर्न मास्ट के को डेवलपमेंट को यहाँ पर जापान ऑफर नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ये अपने मोगामी क्लास के फ्रिगेट का जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके डिज़ाइन राइट्स पे इंडिया को शेयर कर सकते हैं और इंडिया के साथ ये फ्रिगेट्स डेवलप कर सकते हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोगामी क्लास को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंडिया की साइड से ऑफिशियली इसको डिनाई नहीं किया गया था, ऑल्दो कंफर्मेशन भी नहीं दिया गया था। पर फिर भी जापानीज़ मोगामी क्लास की इतनी चर्चा क्यों होती है, ये इतने अच्छे फ्रिगेट्स क्यों माने जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो मोगामी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं, इनको दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्रिगेट्स में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयर की फायर पावर है, सेंसर पैकेज भी डिस्ट्रॉयर के बराबर ही है, लेकिन ये चीज़ कॉम्पैक्ट करके एक फ्रिगेट में डाली गई है। जो इसका हल है उसकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो नॉर्मल क्रू की रिक्वायरमेंट होती है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधे क्रू मेंबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, क्योंकि ऑटोमेशन का इतना इस्तेमाल यहाँ किया गया है। पर मेन जो एडवांटेज है वो इसके डिज़ाइन का है। इसको एक्सट्रीमली स्टेल्दी माना जाता है। तो ये फ्रिगेट पूरी तरीके से एनक्लोज्ड है, जो पैनल्स हैं वो एंगल्ड हैं, ईडब्ल्यू सिस्टम, रेडार, ये सब पिरामिड शेप के मास्ट पे माउंटेड हैं, जो कि अगेन आरसीएस को कम रखने का काम करते हैं। और कहा जाता है कि इतना बड़ा जो शिप है, अगर आप इसे रडार में देखेंगे तो ये मात्र एक शिपिंग बोट की तरह नज़र आता है, इसके स्टेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। उसके बाद आपका यूनिकॉर्न मास्ट तो है ही, जो कि आरसीएस को फर्दर डाउन रखने में हेल्प करता है। पर यहाँ पर जो स्पेशल फीचर है वो शिप के बाहर से दिखने वाला नहीं है, ये शिप के अंदर है। तो यहाँ पर आपको एडवांस इंटीग्रेटेड कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर मिलता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री की ऑगमेंटेड रियलिटी वॉल है, जिसके अंतर्गत एक सर्कुलर स्क्रीन वॉल यहाँ पर दी गई है, जो कि डिफरेंट सेंसर से आ रही डेटा को स्टिच करती है और बाहर के वर्ल्ड को ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ और टैक्टिकल डेटा के साथ मिलाकर दिखाती है, जिसकी वजह से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है यहाँ पर वो बहुत अच्छी है। साथ में यहाँ पर चीज़ों को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज किया गया है, जिसकी वजह से जो इंजन कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल है और कॉम्बैट मैनेजमेंट है, वो सब एक ही रूम में होता है। प्लस ऑटोमेशन की वजह से क्रू रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी कम है। तो मोगामी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं, ये जापान के लिए एक बहुत क्रूशल इशू को सॉर्ट करते हैं। जापान के लिए जो क्रू मेंबर्स हैं उनको रिक्रूट करने में परेशानी आ रही थी, क्योंकि नेवी जो है इनकी नई पॉपुलेशन ज्वाइन नहीं करना चाहती है। तो इन वॉरशिप्स के साथ ये चैलेंज था कि कम से कम क्रू में इनको ऑपरेट किया जाए, और इसलिए हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन यहाँ पर अचीव किया गया है। तो इतना बड़ा फ्रिगेट जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास का है, वो खाली 90 क्रू मेंबर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। जैसा कि जो इंजन रूम है वो पूरी तरीके से अनमैन्ड है, ये रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, तो इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो जो यहाँ पर कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर दिया गया है, उसी में बैठे क्रू इसको आराम से देख सकते हैं। इवन शिप को हैंडल करने के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम क्रू मेंबर चाहिए। एक सिंगल सेलर यहाँ पर जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे शिप को डॉक कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जब हम वॉरशिप्स की बात करते हैं तो आर्मामेंट को डिस्कस करते हैं, रडार की रेंज की बात करते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये बहुत ही क्रूशल है। ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया में भी मैन पावर सबसे ज़्यादा कम नेवी में ही है, क्योंकि नेवल वॉरशिप्स महीनों के लिए आपके पानी में रहते हैं, तो क्रू मेंबर्स के लिए सैक्रिफाइसिंग लाइफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नेवी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए नेवी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि बड़े नंबर में शिप्स यहाँ पर रखे जाएँ। तो अगर आपके पास क्रू कम है लेकिन नेवी बड़ी मेंटेन करनी है, तो आपको ऑटोमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और इस केस में मोगामी क्लास एक्सेल करता है। पर जब बात आर्मामेंट की आती है तो यहाँ पर आपको 2 मिसाइल कैनिस्टर मिलते हैं, जो कि टाइप 17 एंटीशिप मिसाइल करीबन 8 के नंबर में फायर कर सकते हैं। तो ये 400 किलोमीटर की रेंज वाली एंटीशिप मिसाइल है, करीबन 700 किलोग्राम इसका वजन है और स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है। बाकी यहाँ पर जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए गए हैं, ये खाली 16 के नंबर में, जिसमें आप चाहे एंटीशिप मिसाइल कैरी कर लीजिए, चाहे आप एयर डिफेंस सिस्टम्स कैरी कर लीजिए।
तो जो इंडिया को ऑफर किए जा रहे हैं इनको न्यू FMM क्लास कहा जाता है, जिसमें ये नंबर बढ़ गए हैं। तो वहाँ पर 16 के बजाय 32 VLS दिए गए हैं। बाकी मेन गन यहाँ पर 127 मिलीमीटर मार्क 45 मॉड 4 है। बाकी ये टाइप 12 टॉर्पीडोज भी लॉन्च कर सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर ये कैरी कर सकते हैं, उसके लिए हैंगर यहाँ पर दिया गया है। और बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए एक C-RAM यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर जो मेन रडार है ये OPY-2 एक्सपैंड AESA रडार है। यहाँ पर इस पे फोकस करना ज़रूरी है कि ये एक्सपैंड है और इसके साथ आपको ऑलमोस्ट 324 किलोमीटर की मैक्स रेंज टारगेट को ट्रैक करने के लिए और इंगेज करने के लिए मिल जाती है। ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। हमारे वॉरशिप्स मेनली S बैंड के रडार को यूज़ करते हैं। X बैंड के रडार में आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी का ट्रैक मिलता है और बेटर ECCM कैपेबिलिटी भी मिलती है, तो रडार अच्छा है। बाकी यहाँ पर EO/IR सेंसर को भी दिया गया है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर शार्प डिस्पेंसर और ECM कैपेबिलिटी भी दी गई है और स्पेशली माइन हंटिंग सोनार भी दिया गया है। तो अगर आप सेंसर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये कहीं भी लैग नहीं करता है। मेन इंजन यहाँ पर जो है ये रोल्स रॉयस का MT30 इंजन है और जो डीजल इंजन यहाँ पर इस्तेमाल होता है ये जर्मन मैन डीजल का इंजन है। तो ये प्रपल्शन के मामले में लैग नहीं करता है, डिज़ाइन के मामले में लैग नहीं करता है, सेंसर्स के मामले में लैग नहीं करता है। लेकिन जब बात वेपन्स की आती है तो इंडियन नेवी के अभी जो फ्रिगेट्स ऑपरेशनल हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से आर्म्ड है। हमारे फ्रिगेट जिसमें अगर हम नीलगिरी क्लास की बात करें तो अराउंड 8 के आसपास ब्रह्मोस ये कैरी करते हैं। मार्क 41 में डेफिनेटली आपको 32 VLS मिल जाएंगे, तो आप 32 एंटीशिप मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपको एयर डिफेंस के लिए भी वही मिसाइल कैरी करनी पड़ेगी। तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कितना कैरी करना चाहते हैं। ऑल्दो अलग से 8 एंटीशिप क्रूज मिसाइल ये वॉरशिप्स कैरी कर रहे हैं, तो अगर ये चाहें तो 32 के 32 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं और आर्मामेंट के नंबर को बराबर बनाया जा सकता है हमारे फ्रिगेट्स के। लेकिन 8 ब्रह्मोस मिसाइल और 8 टाइप 17 एंटीशिप मिसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंडियन वॉरशिप्स भी करीबन 32 के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम में बराक 8 को कैरी करते हैं। वहीं पर यहाँ भी 32 VLS दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सेंसर्स डिज़ाइन के मामले में तो इस फ्रिगेट का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हमारी ज़्यादा बेटर है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम इस प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं तो वेपन्स हमारे खुद के लगे। तो अल्टीमेटली वर्डिक्ट ये है कि ये फ्रिगेट टॉप क्लास है, नेक्स्ट जनरेशन है और इसके डिज़ाइन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ है उसके हिसाब से जापान डिज़ाइन राइट्स शेयर करने को तैयार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ही जो नेक्स्ट जनरेशन मोगामी क्लास है वो जापान बना रहा है। पर क्रूशल चेंजेस करते हुए वेपनाइजेशन हम इसका हमारे हिसाब से करें। नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोजेक्ट 17 ब्रावो हैं उनके केस में इनका जो यूनिकॉर्न मास्ट है वो लाइकली यूज़ होने ही वाला है। बाकी फर्दर इनके मोगामी क्लास के डिज़ाइन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो सेम चीज़ें हमारी फ्यूचर वॉरशिप्स में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। तो कोलैबोरेशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।